शो कैसा है आप सब दोस्तों। और दोस्तों आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ आरजे रौनक का एक वीडियो आया हुआ है। वीडियो में वैसी के बारे में चर्चा है क्योंकि शपथ ग्रहण था और शपथ ग्रहण में वैसी ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए कि भैया क्या ही कहना। मतलब कि पता चलता है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान को बांट रहा है उस शब्द से आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें बोली गई कि किसी ने भी शपथ लिया, वो अपने हिंदुस्तान के बारे में बोला, अपने भाषा के बारे में बोला, लेकिन वैसी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे भैया एक अंदर से जो होता है ना कि धड़कता हुआ आग निकल रहा था। और मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, अगर इन्होंने नहीं बताया कि क्या बोला हुआ है। हालांकि 12 मिनट की वीडियो है तो इन्होंने जरूर बताया होगा कि वैसी ने क्या ऐसा सदन में शपथ ग्रहण के बाद बोला जिससे लोगों के मतलब पसीने छूटने लगे और खीस भी उतना ही बढ़ रहा था। और लोग समझ रहे थे कि भैया इनकी अगर यहाँ दबदबा हो तो क्या होगा हिंदुस्तान का। तो आज इस वीडियो को मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ 3 2 1 लेट्स गो। दोस्तों, जब भी हम ये सोचते हैं कि कट्टरपंथी पॉलिटिक्स करने वाले और नीचा नहीं गिर सकते, तभी वो लोग एक नया गड्ढा खोदकर उसी में बैठ जाते हैं। और ऐसा ही ताजा ताजा गड्ढा खोदा है ओवैसी साहब ने। मौका था सांसद पद की शपथ लेने का। अपनी शपथ में ये जनाब जाते जाते जय फिलिस्तीन का नारा लगा के, मगर इनके मुंह से जय भारत नहीं निकला। और आपको बता दूं, ये वही ओवैसी जिन्होंने कहा था कि अगर कोई मेरी गर्दन पर छुरी भी क्यों न रख दे, मगर मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मगर जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत की संसद के ये मेंबर हैं, ये उसी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, न जय भारत बोलेंगे। मगर ये शख्स अपनी शपथ में दूसरे देश की जय जरूर बोलकर जाएंगे। वो भी तब जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 102 में क्लियरली लिखा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी विदेशी मुल्क के प्रति ऐसा झुकाव दिखाता है तो उसकी संसद सदस्यता तक जा सकती है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। मगर हैरानी ये है कि ये सब कुछ आम देश की संसद में हुआ। बहुत से नमूने ऐसे भी हैं जो इस बात के लिए ओवैसी को डिफेंड भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज अपनी शपथ में फिलिस्तीन की जय बोल रहे हैं, कल को कोई कम्युनिस्ट जय चीन बोल जाएगा। जय पाकिस्तान बोलने के लिए वैसे भी बहुत सारे सांसद फड़फड़ाते ही रहते हैं। और ये सब हुआ तो किस किस को रोकेंगे बताइए। और ऐसा भी नहीं कि ओवैसी ने ये कोई पहला गुल खिलाया। ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने 5 दिसंबर 2021 में कानपुर की एक चुनावी जनसभा में मोदी योगी का नाम लेकर पुलिस वालों को धमकी दी थी। ओवैसी ने तब कहा था कि मोदी हमेशा पीएम नहीं रहेंगे, योगी हमेशा सीएम नहीं रहेंगे। जब ये लोग नहीं रहेंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा? हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ये तो इसके जवान में जो लहजा है वो लहजा ही नहीं होता है। वक्त के एतबार से खामोश जरूर है। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने 2015 में कमलेश तिवारी को भी धमकी दी थी कि जेल में तुम्हारी हालत चूहे जैसी है, तुमने अपनी बर्बादी को दावत दी है। ये वही ओवैसी हैं जिनका भाई अकबरुद्दीन भरी सभा में ऐलान करता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो 25 करोड़ लोग क्या कर डालेंगे। ये बयान हम सब ने सुना है। ये वही ओवैसी हैं जिनका भाई अपने भाषणों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा चुका है। क्या पूरी दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाल हो सकती है जहां एक सांसद संसद में खड़ा होकर अपने देश की बजाय दूसरे देश की जय जयकार के नारे लगाता है? उस सांसद का विधायक भाई भीड़ के सामने खड़ा होकर उस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को खत्म करने की धमकी देता है, उस देश के सबसे आराध्य देवी देवताओं का अपमान भी करता है। मगर हैरानी है कि एक वर्ग को, एक सेक्शन को ऐसी सियासत में कोई सांप्रदायिकता नहीं दिखती। या तो उनके सारे बयान उनको दिखाई सुनाई नहीं देते, या ये सब देखकर वो अपनी अकल पर बंधी पट्टी मुंह पर बांध लेते हैं और चुप हो जाते हैं। मगर एक बात जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और जो शायद किसी सो कॉल्ड लिबरल ने आपको आज तक बताई भी नहीं है, वो है ओवैसी की पार्टी का इतिहास। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कुछ लोग बार बार ये याद दिलाना तो नहीं भूलते कि फला साल में सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। वो ये भी दावा करने लगते हैं कि आरएसएस तो आजादी की लड़ाई में लड़ा भी नहीं था। मगर ये लोग आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी का इतिहास क्या है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी आज भी उन लोगों को अपना सबसे बड़ा लीडर मानती है जो एक वक्त भारत की बजाय पाकिस्तान में जाना चाहते थे। ये लोग आपको कभी नहीं बताएंगे कि सालों पहले ओवैसी के दादा को उस कासिम रिजवी ने इस पार्टी की कमान सौंपी थी जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, जो सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल करने का दोषी था। तो आज के हमारे इस स्पेशल वीडियो में हम आपको ओवैसी की पार्टी के अतीत के बारे में बताएंगे। और एक बार जब आप इनकी पार्टी का अतीत जान लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये लोग इतना भरे बैठे क्यों हैं। आखिर क्या वजह है कि इनके मुंह से जय हिंद तो नहीं निकला, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने में 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगली कुछ देर जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। जरूर आप इस शेयर कीजिएगा। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। इससे पहले कि हम आपको ओवैसी की पार्टी का काला इतिहास बताएं और ये बताएं कि आखिर जो जहर आपको ओवैसी की पॉलिटिक्स में दिखाई देता है वो आया कहां से है, तो दोस्तों ये बात है आजादी के बाद की। कुल 562 रियासतों में से 559 रियासतें खुद को भारत में शामिल कर चुकी थी। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत ने इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया था। उसमें भी सबसे ज्यादा पेट दर्द हैदराबाद के निजाम को हो रहा था। उसको इस बात की चुल्ल मची थी कि या तो हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ मिलना है या फिर हैदराबाद को अलग देश बनाना है। ये वो वक्त था जब सरदार पटेल बहुत बार उसे समझा चुके थे कि बाबू मान जाओ, प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, वरना दूसरे तरीके से मनाएंगे तो पिछवाड़े में बहुत दर्द होगा। गजब बेइज्जती। मगर हैदराबाद का निजाम भी लातों का भूत था, सिर्फ बातों से कहां मानने वाला था। हैदराबाद के इसी निजाम ने अपनी एक सेना बना रखी थी जिसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार मतलब आम लोगों की सेना टाइप, जिसके पास भारी भरकम हथियार थे। अब जो मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। इसी वक्त मुसलमानों का एक ग्रुप था जिसका नाम था MIM, जिससे आगे चलकर ओवैसी की पार्टी AIMIM निकली, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे चलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगी। अब कहानी सुनिए और ये जानिए कि किस तरह के लोगों ने ओवैसी की इस पार्टी की नींव रखी थी। इसी MIM का उस वक्त चीफ था कासिम रिजवी। हैदराबाद के नवाब ने जो रजाकारों की फौज बना रखी थी, कासिम रिजवी उसका अहम पार्ट था। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, हैदराबाद को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाना। ये वो लोग थे जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानते थे, जिन्हें भारत में भी शामिल नहीं होना था, और ये लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे। अब हुआ ये कि भारत की आजादी से पहले जब पटेल अलग अलग रियासतों से बात कर रहे थे, उसी दौरान 11 जुलाई 1947 हैदराबाद के निजाम का एक डेलीगेशन भी बात करने दिल्ली आया। जॉन जुबरिज़िकी ने अपनी किताब द लास्ट निजाम में लिखा है कि निजाम इस शर्त पर हैदराबाद को भारत से मिलाना चाहते थे कि उसमें बस फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी और बाकी चीजें हैदराबाद के निजाम के हाथ में रहे। जॉन अपनी बुक में लिखते हैं कि निजाम की जो भी बातचीत भारत सरकार से चल रही थी वो कासिम रिजवी को पसंद नहीं आई। इसके गुस्से में कासिम रिजवी ने निजाम के करीबियों के घर रजाकारों से घिरवा दिए और धमकी दी कि अगर निजाम ने भारत सरकार से समझौते पर सिग्नेचर किए तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो ओवैसी साहब की पार्टी का एक तरह से गुरु था। अब आगे सुनिए, भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम में ये सारी बातचीत चल रही थी कि इसी दौरान 27 अगस्त 1948 में बैरनपल्ली में एक भयंकर नरसंहार होता है। बताया जाता है कि इस नरसंहार में कासिम रिजवी की सेना 100 से ज्यादा हिंदुओं को लाइन में लगाकर मार देती है। हिंदू औरतों के साथ गलत काम होते हैं और भी न जाने कितनी तरह के जुल्म ढाए गए। जैसे ये खबर दिल्ली में सरदार पटेल के पास पहुंची तो उन्हें लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, लेकिन कासिम रिजवी के सिर पर एक ही भूत सवार था कि भारत से जंग करनी है और किसी कीमत पर भी हैदराबाद को भारत में नहीं मिलाना है। हैदराबाद में उस वक्त की घटनाओं पर KM मुंशी साहब की किताब है द एंड ऑफ एन एरा। इस किताब में मुंशी साहब लिखते हैं कि कासिम रिजवी का कहना था कि कागज पर भारत सरकार से कोई समझौता करने से बेहतर है हाथ में तलवार लेकर मरा जाए। किताब में आगे लिखा है कि इस वक्त तक कासिम रिजवी बेहद कट्टर हो चुका था और अपने भाषणों में खुलकर भारत को कोसता था। उसके हुक्म पर निजाम की सेना हिंदुओं पर दिन रात जुल्म ढाती। कासिम रिजवी के अंदर भारत और हिंदुओं को लेकर जो नफरत भरी थी, उसी का नतीजा था बैरनपल्ली नरसंहार। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे वामपंथी इतिहासकार बैरनपल्ली नरसंहार के उस चैप्टर का जिक्र ही नहीं करते, मगर रिजवी के इशारे पर जब रजाकारों ने हिंदुओं की हत्याएं की, उन पर जुल्म ढाए, तो सरदार पटेल के सब्र का प्याला छलक गया। उस घटना के फौरन बाद भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हैदराबाद में फौज भेजकर उसे निजाम के कब्जे से छुड़ाया जाएगा। अगस्त के आखिर में बैरनपल्ली नरसंहार हुआ और उसके कुछ ही हफ्तों में सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने कमान अपने हाथ में ली। 12 सितंबर 1948 को दोपहर 1:45 पर भारतीय सेना ने रजाकारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। कुल 5 तरफ से अटैक को प्लान किया गया। 5 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में 1373 रजाकार मारे गए। भारतीय सेना के भी 66 जवानों की जान गई, लेकिन उसने रजाकारों का वजूद पूरी तरह से खत्म कर दिया। कासिम रिजवी जैसों को उम्मीद थी कि उस लड़ाई में पाकिस्तान उसका साथ देगा, मगर पाकिस्तान के पास तब कच्चे खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वो हैदराबाद से लड़ने के लिए कहां से आए? आखिरकार 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम की भटकी हुई अकल भारतीय सेना के जूते खाने के बाद ठिकाने आ गई और वो हैदराबाद का भारत में विलय करने को तैयार हो गया। कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर भारतीय फौज ने जेल में डाल दिया और उसके संगठन MIM पर बैन लगा दिया। उसके बाद 9 साल तक कासिम रिजवी जेल में सड़ता रहा। बाद में भारत सरकार ने उसके सामने शर्त रखी कि तुझे छोड़ देंगे मगर तू भारत में दिखना नहीं चाहिए। कासिम रिजवी ने भी नाक रगड़ते हुए जी हुजूर कहा और वो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए राजी हो गया। अब यहां पर होती है ओवैसी साहब के दादा हुजूर की एंट्री। पाकिस्तान जाने से पहले रिजवी ने MIM के कुछ लीडर्स के साथ हैदराबाद में एक वकील के घर पर बैठक की। रिजवी किसी नए आदमी को MIM की कमान सौंपना चाहता था, एक ऐसा आदमी जो उसके पाकिस्तान जाने के बाद भी MIM के एजेंडे को आगे चलाता रहे। इस बैठक में ओवैसी साहब के दादा हुजूर अब्दुल वहीद ओवैसी भी थे। कासिम रिजवी ने संगठन की कमान
कमान उन्हें सौंप दी। अब्दुल वहीद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM का नाम बदलकर AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख दिया। MIM अब तक एक धार्मिक संगठन था, मगर अब्दुल वहीद ओवैसी ने इसे एक राजनीतिक पार्टी बना दी। उस वक्त से AIMIM हैदराबाद की राजनीति में एक्टिव है और साल 1984 से ओवैसी परिवार का मेंबर यहां से सांसद भी रहा है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि अगर AIMIM जैसे संगठन में कासिम रिजवी या बहादुर यार जंग जैसे लोग रहे हैं जो खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है भैया कि अगर आप AIMIM की वेबसाइट पर जाएं तो वहां अभी भी बहादुर यार जंग को अपने सबसे बड़े नेताओं में बताया गया है। 17 नवंबर 2020 को इंडिपेंडेंट रिसर्चर फैजल सीके ने एक बड़े विस्तार से लेख लिखा, उसे जरूर पढ़िएगा। बहादुर यार जंग के बारे में फैजल बताते हैं कि जंग ने हैदराबाद में कन्वर्जन के जरिए मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए 1927 में तबलीग इस्लाम की स्थापना की। वो हैदराबाद को मुस्लिम स्टेट के तौर पर देखना चाहते थे। उस वक्त हैदराबाद स्टेट में उर्दू बोलने वाले सिर्फ 1% के करीब लोग थे, लेकिन वो उर्दू को हैदराबाद की ऑफिशियल जबान बनाना चाहते थे। उस वक्त कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 15% थी, मगर ऊंचे ओहदों पर 75% मुस्लिम थे। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ये साबित करते हैं कि MIM का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मुस्लिम स्टेट बनाना। 80%, 80% हिंदू आबादी को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करना। आरवामुडू अयंगर कमीशन ने जब हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव पदों में हिंदू और मुसलमानों को बराबर भागीदारी देने की बात की, तब भी MIM ने इसका विरोध किया था। आजादी के वक्त जब वंदे मातरम हर किसी की जबान पर था, उस वक्त हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद के स्कूलों और सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस में उस पर बैन लगा रखा था और MIM इस फैसले का सपोर्ट करती थी। इसलिए आज की AIMIM अगर बहादुर यार जंग को अपना सबसे ऊंचा नेता बताती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच तब की MIM से कितनी बदली है। अगर उस वक्त ये लोग वंदे मातरम से नफरत करते थे, तो आज भी करते हैं। उस वक्त कासिम रिजवी जैसे अगर हिंदुओं को मारने के आदेश देते थे, तो आज भी अकबरुद्दीन जैसे यही तो हसरत पाले हुए हैं। उस वक्त उनका एजेंडा सेक्युलर देश की बजाय इस्लामिक स्टेट था, तो आज भी जब ओवैसी जैसे लोग योगी और मोदी के न रहने की बात करके पुलिस को धमकी देकर यही बता रहे होते हैं कि वक्त आने पर हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब ओवैसी जैसे नेता संसद के मंच पर जाकर जय फिलिस्तीन बोलते हैं मगर जय भारत नहीं बोलते, तो ये यूं ही नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग से निकल गया या उनकी जुबान टूट गई। दरअसल ऐसा करके वो 140 करोड़ लोगों को, खासकर अपने वोट बैंक को यही मैसेज देना चाहते हैं कि तो क्या हुआ जो मोदी फिर से PM बन गए। मेरे लोग अगर मुझे वोट देकर जिताएंगे तो मेरे लिए भारत की जय से पहले जय फिलिस्तीन ही रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा, ये लोग फिलिस्तीन के लोगों को मजलूम बताकर उनकी वकालत करते हैं। मैं कहता हूं करो, करनी भी चाहिए, मगर मैं पूछता हूं भाई, अगर तुम्हें दुनिया के मजलूमों की इतनी फिक्र है तो कभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर भी बोल दो। कभी पाकिस्तान में हिंदू और सिख बच्चियों के हर रोज कन्वर्जन पर भी जबान खोल लो। अगर तुम्हारा दिल वाकई लोगों पर होने वाले जुल्म पर दुखता है, तो ये कैसा दिल है जो पीड़ित का मजहब देखकर धड़कता है? पीड़ित अगर अपने मजहब का है, उसके नाम पर आंसू बहाकर 2 वोट अगर तुमको मिलेंगे तो तुम रो लोगे, लेकिन पीड़ित तुम्हारा वोट बैंक नहीं है तो वो भाड़ में जाए। बस इसी बेशर्मी को पूरे देश के सामने आना चाहिए। साथ ही लोगों को यह भी पता लगना चाहिए कि जिस जहरीली सोच से ये राजनीति निकली है, उसकी जड़ें कहां हैं। और क्या ही कहूं। बाकी दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये सच सब तक पहुंचना चाहिए, उनकी राजनीति का, उनकी पॉलिटिक्स का ये एंगल सबको मालूम होना चाहिए, तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोग भी इस हकीकत से वाकिफ हो पाएं। बाकी जाने से पहले चैनल को जरूर शो ये थी ओवैसी दिन ओवैसी। तो आप लोग तो इनको जरूर जानते होंगे, इनका नाम है ओवैसी। इन्होंने शपथ लिया और शपथ में इंडिया में रहकर, यानी कि हमारे भारत में रहकर ही भारत का नाम ना लेकर जय फिलिस्तीन कहा। शपथ लेने के बाद इन्होंने ही योगी और मोदी के ना रहने पे फोर्स को मतलब धमकाया था कि हर एक बार योगी नहीं रहेंगे, हर एक बार PM नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। ये हमारा देश है, इसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार आखिर इस मुद्दे पे चुप क्यों है। जैसा कि इस वीडियो में पता चला कि अगर आप संसद भवन में किसी और देश का नाम लेते हैं तो आपका संसदीय जो रहता है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो भैया मैं ये कह सकता हूँ भाई, देखिए जो है ना वो सही बात होती है कि आने वाले दिन में हिंदुस्तान को भी मुसलमान का देश कहा जाएगा। हम सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये वही देश है जहां ओवैसी का भाई कहता है, शायद 2013 का वीडियो था कि 100 करोड़ है हिंदू, 25 करोड़ हैं हम, तब भी भारी पड़ेंगे अगर 15 मिनट के लिए सरकार पुलिस हटा ले।
ये हमारा देश है। खैर उस समय तो कांग्रेस थी, उस समय कांग्रेस थी। अगर 2013 की शायद ये वीडियो है, मुझे जहां तक याद है, अगर कांग्रेस की सरकार थी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज बीजेपी लोग भरोसा करते हैं, कहते हैं कि भैया ये एक क्या कह सकते हैं, सनातनी देश है, हम सनातन के। लेकिन यहीं आकर वैसे जैसे आदमी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं तो कहता हूं कि भाई ये मतलब कि ये हिंदुस्तान में रहने लायक ही नहीं है, इन्हें खदेड़ दो। देखिए क्या है कि सारे के सारे मुसलमान खराब नहीं होते हैं, लेकिन इन जैसे मुसलमानों की वजह से जो अच्छे भी रहते हैं ना, उनको भी बुरी नजर से देखा जाता है, उनको भी बुरी नजर से देखा जाता है। और भैया इसका तो मैं क्या ही कहूँ, आज तक मैंने जितने भी भाषण सुने हैं, जितना भी मैंने स्पीच देखा है, मैंने जितने भी इसके इलेक्शन के सभाओं देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का बुराई करता है और पाकिस्तान मतलब समझता है कि ये पाकिस्तान है और यहाँ मतलब ये कर देंगे हिंदुओं को, ये कर देंगे, और तब भी इसकी संसद मतलब संसद में चला गया या जीत गया, यही नहीं कह सकते भैया। क्या ही कहना, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वैसी कभी भी सुधर सकता है या उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, जो कि जय फिलिस्तीन जाकर संसद भवन में बोला, जो कि शायद नहीं करना चाहिए। इस पर अगर सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो भैया क्या ही कहना। वैसे आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।